Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and current affair analysis. Today at the 22nd of the August 2023, we will discuss द हिंदू पेपर। तो अगर देखा जाए आज 22 अगस्त है और मणिपुर का वायलेंस की केसेज आज भी वहाँ चर्चा बनी हुई है। इस क्रम में अब वहाँ पर जो मामला है वो वायलेंस से रिलेटेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होती दिखते हुए सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट न्यूज है, हेडलाइन जो है, नो गवर्नर्स एसेंट, मणिपुर असेंबली सेशन ए नॉन स्टार्टर। तो इसमें देखा जाए मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर 60 विधायक हैं, एमएलए हैं, और वो जो वहाँ एक सेशन जो हुआ था वो मार्च महीने में हुआ था। इसके बाद असेंबली जो है सेशन कोई हुआ नहीं है, लेकिन असेंबली ने जो है क्या किया है, 4 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर से जो है एडवाइस दिया कि वो क्या करें, एक सेशन बुलाया जाए। इस क्रम में 21 अगस्त को सेशन को शेड्यूल करने की बात कही गई थी, परंतु गवर्नर के ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ, और इस नोटिफिकेशन के जारी न हो पाने की वजह से, कोई जो है इन्फॉर्मेशन न मिलने की वजह से वहाँ पर कोई सेशन जो है शुरू न हो पाया। अब इस बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मामला आ गया है कि आर्टिकल 178 जो है, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 174 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 है, वो कहता है कि भारत सरकार के अंदर पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनको कम से कम साल में 2 बार जो है मीटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम जो 2 मीटिंग हैं उनके बीच कम से कम डिले मैक्सिमम 6 महीने का होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। इस क्रम को देखा जाए तो 2 सितंबर को ये 6 महीना क्रॉस हो जाएगा, यानी 2 सितंबर तक अगर वहाँ पर असेंबली की मीटिंग नहीं कराई गई तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्रिएट हो जाएगी। संवैधानिक रूप से वो राज्य में माना जा सकता है कि वहाँ संवैधानिक मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। अब देखा जाए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, उसी क्रम में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, एक अपेक्स बॉडी है मैती, वहाँ जो कम्युनिटी है उसकी, उसने जुलाई में ही डिमांड किया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए 5 अगस्त को, ठीक। लेकिन इसके बाद भी नहीं फिर इसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी सबमिट किया था और कहा था कि वहाँ पर स्पेशल सेशन किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ये जो है डिमांड कोकी जोमी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी किया गया था, पर फाइनली वहाँ पर कोई सेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा देखा जाए जो कुकी जो है कम्युनिटी है उसके 10 एमएलए हैं, और वो 10 एमएलए जो है कहे हैं कि अगर सेशन असेंबली सेशन होती भी है तो सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योरिटी रीजन से, सिक्योरिटी कारणों से, सुरक्षा की को ध्यान में रखते हुए उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, चंद्रयान 3 रिवील्स डार्क साइड ऑफ द मून। तो चंद्रयान 3 जो है हमारा लैंडिंग करने वाला है 23 अगस्त को। उससे पहले देखा जाए जो है कल चंद्रयान ने वहाँ पर एक जो है इमेज भेजा है, और ये तीसरा इमेज है पूरे क्रम में जब से वो उसको लॉन्च किया गया है। उसने जो इमेज भेजा है वो चंद्रमा के डार्क साइड का है। डार्क साइड का मतलब वह साइड जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कभी भी चंद्रमा को तो हमको एक ही शेप हमेशा दिखता है, एक ही साइड हमको हमेशा दिखता है। इसके पीछे का कारण यह है कि उसका रिवोल्यूशन और रोटेशन का जो टाइम पीरियड है लगभग समान है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। इस वजह से क्या होता है, वो हमेशा हमको उसका एक ही साइड दिखता है। एक्चुअल में हम देखा जाए चंद्रमा का हमको पूरा पार्ट भी नहीं दिखता है, केवल अधिकतम 57% ही उसका हिस्सा हम एक समय में देख पाते हैं। तो इसरो ने उसके उस डार्क साइड का इमेज भेजा है, और ये जो डार्क साइड है उसके इमेज को लेने के लिए जो है लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा का प्रयोग किया गया है। इस कैमरा का प्रयोग इसलिए भी किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लैंडिंग करेगा तो यहाँ से तो हमारा एनालिसिस किया जा चुका है कि हम कहाँ पर लैंडिंग कराएंगे, उसके साउथ पोल पर, लेकिन एक्चुअल में जब लैंडिंग करानी होगी तो हमें एक प्लेन सरफेस चाहिए, और उस प्लेन सरफेस पर ही लैंडिंग हो सकती है, या वहाँ पर न तो कोई बोल्डर हो, न कोई गड्ढे ट्रेंच वगैरह हो। तो इस कैमरा का काम यही है कि डिटेक्ट करना एक बहुत ही प्लेन सरफेस, और ये काम करने के लिए वो रेडी है। बता दें जो रसिया का लूना 25 क्रैश हुआ है उसने भी उसी जो है डार्क साइड का इमेज भेजा था, और इसरो ने भी जो है वीडियो रिलीज करके बताया कि करीब 3 बार उसने इमेज भेज चुके हैं। बता दें जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य गए थे नील आर्मस्ट्रांग, तो उस समय भी उन लोगों ने जहाज़ से उतरने से पहले
यही काम किया था। वो जो है जहाज़ से चलते हुए वो कैमरा से दूरबीन से देख रहे थे, और वो उन्होंने भी एक प्लेन सरफेस को सर्च करने के बाद ही किया था। और उसमें एक्चुअल में जिस प्लेस से उतारना था उस जगह वो लोग उतरे ही नहीं थे, थोड़ा आगे बढ़ गए थे। तो जैसे उनको एक फ्लैट सरफेस दिखा वो लोग उतार दिए थे, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि उनके पास लैंडिंग करने के बाद केवल 60 सेकेंड, 1 मिनट का फ्यूल बचा था, अदरवाइज वो क्रैश हो सकता था। तो देखा जाए, जो इसरो ने जो इमेज भेजे हैं, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा भी प्रयोग किया गया है, जो वहाँ पर जैसे लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल सेपरेट हुए थे उस समय भी एक इमेज आया था, और 6 अगस्त को भी एक इमेज इसरो ने रिलीज किया था, जो वहाँ से लिया गया था जब लैंडर ऑर्बिट में इंसर्शन किया गया था तब। भारत में जल बहुत ज़्यादा है। भारत में नदियों का देश कहा जाता है। पूरे पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी के लिए युद्ध चलता रहता है, और ये युद्ध देशों के मध्य नहीं, राज्यों के मध्य और जो है छोटे स्तरों पर भी युद्ध देखने को मिलता है। शहरों में तो ये बहुत व्यापक है। इसी क्रम में देखा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटक में इस बात को लेकर के जो है टेंशन है कि कर्नाटक जो है पानी रिलीज नहीं कर रहा, जैसा कि पहले जो कोर्ट का आदेश था उस आदेश के अकॉर्डिंग उसे जो पानी रिलीज करना है वो रिलीज ही नहीं कर रहा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक जो है पैनल बनाने की बात कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बेंच ही बनाएंगे और इस कावेरी वाटर के इशू को देखा जाएगा। तो इस केस में देखा जाए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत अर्जेंट है, क्योंकि उसके यहाँ पानी की कमी हो गई है, और अगस्त महीने में बारिश नहीं हुई है, जिसके वजह से उसके लिए फसल को पानी देना सिंचाई के लिए अति आवश्यक हो गया। और उसने कहा है करेंट टाइम में करीब करीब 24,000 क्यूसेक पानी जो है कावेरी वाटर से उसे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए तुरंत, क्योंकि अति आवश्यकता है। बिलीगुंडुलू जो वहाँ पर रिजर्वायर है वहीं से पानी छोड़ने की बात की जा रही है। तो देखा जाए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 362 जो कि इंटर स्टेट, और 363, तो 362 और 363 आर्टिकल इसीलिए बनाए गए हैं कि जब किन्हीं दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो तो उसका कैसे निस्तारण होगा, और साथ ही जल बंटवारे कोई बातें करते हैं। तो इसके तहत जो है यहाँ पर काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर आर्डर दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये सिचुएशन वहाँ पर बना हुआ है, और वहाँ पर पानी की डिमांड हमेशा रहती है, बहुत हाईलाइटेड मैटर है। और केवल बात कावेरी नदी की नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सभी राज्यों का कोई ना कोई केस चल ही रहा है वहाँ के डिफरेंट नदियों का। तो हम देखते हैं भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर नदियों के पानी का जो है बंटवारा सही ढंग से होता नहीं है, और लोग बेवजह कोर्ट केस चला रहे हैं। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल न्यूज़ है, फ्रॉम डेली वेजर टू मेडिकल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट बन गया, अब तक वो जो है दैनिक दिहाड़ी मजदूरी था, एक दिहाड़ी मजदूर जो है अब डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट के जो है कैटेगरी में आ गया है। बता दें, एक 33 साल का एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो डेली वेजर का काम करता है, दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, और उसने जो है एग्रीकल्चर लेबर, खेतों में काम करता है लेबर ग्रुप में, जहाँ उसे बहुत कम 100 रुपये एक दिन के मिलते रहे हैं। अब स्थिति जो है उसकी बदल गई है, क्योंकि उसने जो देश में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट टेस्ट कराया जाता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसने उसे क्वालिफाई कर लिया। बता दें, उसने 2022 में भी क्वालिफाई कर लिया था, परंतु उसको जो है फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, इस वजह से उसने एडमिशन न ले पाए। परंतु इस साल भी जो है उसने क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ जो है उसने अपने गाँव के एक कोई व्यक्ति है जिसने मदद करने की बात कही है, फीस पूरी देगा। उसने कहा है उस पैसे को तो वापस लेंगे, परंतु उस पर ब्याज नहीं लेंगे। इस न्यूज़ में जो मेन हाईलाइटेड चीज़ है, उसने बताया कि 2021 में उसने NCERT जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की किताबें हैं, उन्हीं किताबों से उसने प्रिपरेशन किया और फाइनल 2022 में क्रैक किया, लेकिन पैसे की कमी से एडमिशन न ले सका। 2023 में फिर से उसने क्रैक कर लिया है। यानी NCERT की किताबें सिर्फ UPSC के लिए नहीं, UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो जो बेसिक किताबें हैं वो हर बच्चे को बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए जो है बेसिक एजुकेशन जो लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर बेसिक एजुकेशन लेवल स्ट्रांग कर दिया जाए
तो जब से हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। ये इसका मेन जो है हमको यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है मैसेज। एक न्यूज़ जो है कल भी आया था, आज भी है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग माइनर अरेस्टेड। ये जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है इसने किसी एक माइनर नाबालिग लड़की का रेप किया है। और ये ऑफिसर कौन सा है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय में ऑफिसर है, यानी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, जो महिलाओं की मिनिस्ट्री में ही काम कर रहा है, वही एक नाबालिग लड़की का रेप कर रहा है। इस तरीके से रक्षक ही भक्षक है, ये कहावत को चरितार्थ कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही है कि रक्षक ही भक्षक है। और जब तक ये सिचुएशन रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की कोई मतलब नहीं है, मोरलिटी एथिकल वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। और ये सभी जानते हैं कि जब भी सुधार होगा, अगर ये जो है हिरार्की स्तर पर सबसे ऊपर अपेक्स पोर्शन पर जब तक नहीं सुधार होगा, निचले क्रम में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। अगर समाज में हम चाहते हैं सुधार हो, तो पहले सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल पोस्ट पर जो है, अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो समाज में कभी सुधार नहीं आ सकता है। भारत एक जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मध्य हिस्से, हर जगह हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस डाइवर्सिटी को देखा जाए तो ये कल्चर को लेकर के कल्चरल जो है कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के लोकल कल्चर को। इसी तरीके से आसाम में एक कल्चर है पॉलीगैमी का, यानी वहाँ पर जो है बहुविवाह की प्रथा चलती है। और एक्चुअल में वहाँ पर वहाँ एक औरत कई व्यक्तियों से शादी करती है, यानी वहाँ पर बहुपति जो है विवाह संबंध बनाए जाते हैं। एक पत्नी के एक औरत के कई पति होते हैं। उसी पर जो है आसाम गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है और उसे ख़त्म करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने लोगों से ओपिनियन मांगे हैं 30 अगस्त तक कि ईमेल या पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। फिर वहाँ पर जो है आगे एक्शन लिया जाएगा, कोई लॉ बनाया जाएगा कि पॉलीगैमी को ख़त्म किया जाए। तो जो पॉलीगैमी है, ये जो पूरे देश में हर व्यक्ति को एक ही शादी करनी चाहिए। जैसा कि देखा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में आया था, ये पॉलीगैमी आसाम वाला केस भी आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी हम बात करें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल होने चाहिए कि पूरे देश में कुछ डाइवर्सिटी है और उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उस डाइवर्सिटी के नाम पर किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पॉलीगैमी बिल्कुल गलत है, ये खत्म होना चाहिए। मुस्लिम जो है 4 शादी कर सकते हैं, वहाँ भी पॉलीगैमी है, और ये आसाम में भी पॉलीगैमी है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सबको, एक व्यक्ति को एक ही शादी करने की परमिशन मिलनी चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अब इसको जो है एकदम जनसंख्या से लोगों से भर नहीं देना है, बेरोजगारी नहीं बढ़ाना, यहाँ उपद्रव समाज में नहीं बढ़ाना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है कि एक व्यक्ति एक ही शादी करे। मणिपुर का मामला जो है, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीमेंस की एक कमेटी जस्टिस गीता मित्तल के चेयरमैनशिप में बनाया था और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। तो एससी सुप्रीम कोर्ट पैनल फ्लैग्स लॉस ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल इन मणिपुर। तो एक्चुअल में जो वायलेंस हुए हैं मई महीने से ही, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट नष्ट हो गए, या तो नष्ट हो गए, जल गए, या किसी तरह वो नष्ट हो गए। तो इसी क्रम में जो है हाई कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस गीता मित्तल, जो कि फार्मर चीफ जस्टिस रही हैं, उनके कमेटी में ये उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला काम है कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, जो हज़ारों लोगों के इसेंशियल डॉक्यूमेंट नष्ट हो गए हैं, जैसे आधार कार्ड या उनका पैन कार्ड या की पासबुक वगैरह। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सबसे पहले उसे जो है लोगों के डॉक्यूमेंट को फिर से बनाए जाने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों की कमेटी बनाई थी 3 लोगों की, इसमें मेन पर्पज़ ये था कि वहाँ पर जो है जाकर सुपरविजन करें और इंटरवेन करें, जो कि सिचुएशन चले साथ तो मॉनिटरिंग करें, और वहाँ पर जो रिलीफ कैसे दिए जा रहे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके घरों में वापसी हो, उनके रिलीजियस पैलेसेज जो हैं उनको भी रिस्टैब्लिश किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इसी के लिए क्रम में बनाया था कमेटी। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो है हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि मणिपुर की जनता को पूरा विश्वास में लेना है कि रूल ऑफ लॉ है, कि यहाँ पर मणिपुर में कानून का ही राज है। ऐसा जनता में विश्वास जगाने की अति आवश्यकता। कमेटी ने एक और भी रिकमेंडेशन किया है कि मणिपुर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वहाँ पर चलाया जा रहा है कि जो भी विक्टिम है उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन इसमें ये भी साफ साफ कहा कि जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि कहीं से अगर कंपनसेशन किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो दोबारा कंपनसेशन का अधिकारी वो नहीं होगा।
नेक्स्ट न्यूज है, मोर जॉब्स अवेलेबल, पीपल मूविंग टू हायर इनकम ग्रुप से मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को भारत में देखा जाए तो हायर इनकम ग्रुप में लोग जा रहे हैं, और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है कि लोगों जो एक्चुअल में आईटीआर फार्म दाखिल किए गए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें देखा गया है कि लोगों की इनकम बढ़ गई। 2014 में लोगों की जो एवरेज इनकम 4 लाख थी और बढ़ करके 13 लाख हो गई। यानी पूरा जो है इस स्टेटमेंट के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर कहना चाहते हैं कि देश में अमीरी बढ़ रही है और लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, और वो जो लोग गरीब थे अब वो हायर इनकम ग्रुप में जा रहे हैं। तो बस इसमें इतना ही है कि आईटीआर के जो टोटल फाइलिंग बढ़ी है, इसी आधार पर एक कंक्लूजन लिया गया है। अब आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ट्रंप थ्रेटन्स रेसिप्रोकल टैक्स ऑन इंडिया इफ वोटेड बैक टू पावर। तो ट्रंप कभी भारत के पक्ष में और कभी भारत के खिलाफ, तो इसका जो है उनका एक अंदाज रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो पावर में आएंगे तो भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे, रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। स्पेशली जो है हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है भारत में बिकती है, उस पर जो है सरकार 100% टैक्स लगाती है। इस वजह से ट्रंप हमेशा नाराज़ रहते हैं, और ट्रंप का कहना है कि अगर उनकी सत्ता वापसी हुई तो भारत के ऊपर एक्शन लेंगे और रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। इसके अलावा देखा जाए, एक न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले देखा था, ब्रिटेन में एक कोई व्यक्ति जो है अपनी मानवता को कितनी घृणित तरीके से शर्मसार कर सकता है। वहाँ एक नर्स थी हॉस्पिटल में, वो बच्चे पैदा होते थे उन्हें मार देती थी। इस तरीके से उन्हें 7 बच्चों को मार दिया था और 6 बच्चों को मारने की भी तैयारी में थी, लेकिन वो पकड़ ली गई और फाइनली उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ के जो है सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसके जो है हिस्ट्री को भी जानना अति आवश्यक है। क्या वहाँ पर मरीज मर जाते हैं, वो स्वस्थ मरीज भी मर जाते हैं। अगर स्वस्थ बच्चा मर रहा है, कोई बच्चा जो है, अब सभी लोग बच्चे पैदा होने से पहले उसका अल्ट्रासाउंड करा के जाँच करवा लेते हैं बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। इस सिचुएशन में अगर बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए तो ये जो है एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। और ब्रिटेन में उस महिला की उम्र देखिए मात्र 33 साल है, मतलब वो केवल 23 साल के देखा जाए तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मेंटल अवर्जन की वो शिकार अवश्य होगी। इसके बाद देखा जाए, एक और न्यूज़ है, इक्वाडोर कंट्री से है। हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जो अमीर देश हैं वो पर्यावरण को बचाने के दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं जो थोड़ा कम अमीर हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, वो पर्यावरण को बचाने पर मेन फोकस रखते हैं। तो इक्वाडोर ने जो है अमेजन फॉरेस्ट में ऑयल एक्सट्रैक्शन को, ऑयल ड्रिलिंग पर जो है रोक लगा। वहाँ के जो है रेफरेंडम हुआ है और जनता ने स्वयं कहा कि वहाँ पर जो है अब इक्वाडोर में जंगलों से, अमेजन के जंगलों से ऑयल का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के लिए खतरा है। पहली बात तो जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे। जो 2 ट्राइब हैं स्पेशली टागैरी एंड टैरोमेनानी, ये ऐसे ट्राइब हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब इनका मुख्य धारा से, जो वहाँ के मेन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ जंगलों में रहते हैं और वहीं पर इनका जो है, ये लोग जंगलों के पदार्थ वही खाते पीते हैं, वहीं पर रहते हैं। जैसे कि भारत के अंडमान निकोबार में जो है कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, और वो जो है एक उनका जो सेंट्रलीज एक आदिवासी हैं, उनका किसी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके बारे में कोई विशेष इन्फॉर्मेशन भी नहीं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और देखा जाए तो ये जो है उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है यासुनी नेशनल पार्क है, उसको भी बचाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ वो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करता है। यूनेस्को जो है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज करता है, तो यासुनी उसका हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इक्वाडोर ने एक अच्छा कदम उठाया है कि वो वहाँ के पर्यावरण को, साथ ही साथ वहाँ के आदिवासियों के हैबिटेट का जो है प्रोटेक्शन कर सके। इसके आगे देखा जाए इकोनॉमी के जो न्यूज़ हैं बिजनेस सेक्शन से द हिंदू के, तो इसमें एक न्यूज़ है, इंडिया आसियान एग्री टू रिव्यू गुड ट्रेड पैक्ट बाय 2025 टू फिक्स एसिमेट्री। तो भारत और आसियान ने एक जो है बायलैटरल एग्रीमेंट किए हैं। आसियान 10 देशों का समूह है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के। तो उसमें जो है जो पैक्ट हुए हैं उस पर 2025 में
फिर से रिव्यू किया जाएगा। इसी क्रम में एक जो है वहाँ पर एग्रीमेंट बना है और रिव्यू किया गया कि जो फ्री ट्रेड पैक्ट बना था गुड्स और के लिए, उस पर रिव्यू किया जाएगा। और इसका मेन एम होगा कि जो भी बिजनेस में बायलैटरल ट्रेड में एसिमेट्री है उसे ही रिजॉल्व करने की प्रक्रिया है। एक ज्वाइंट कमेटी बनी है आसियान और इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA, जिसको 2009 में साइन किया गया था और उसमें एक रोड मैप बनाया गया था कि हम इस पैक्ट को जो है फाइनलाइज करेंगे और साथ ही साथ जो है उसमें फ्रेश नेगोशिएशन की बात की गई थी। तो जो रिव्यू किया गया है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA, इसमें जो है एक बहुत ही जो है पहले से बहुत काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी इंडियन बिजनेसमैन की कि ये जो है इसमें रिव्यू किया जाए, जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि अब वहाँ पर जो ट्रेड हमारा आगे चलता रहेगा तो इसको जो फैसिलिटी है उन लोगों को मिलती रहेगी और जो म्यूचुअल बेनिफिट है फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर बिजनेसमैन इससे फ़ायदे में रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे। तो इस बात को ध्यान को रखते हुए ये रिव्यू 2025 में किए जाएंगे। द हिंदू एक जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नाम से आर्टिकल छापता है। उसमें जैसा हमने अभी पढ़ा कि इक्वाडोर जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने इंडिजिनस पर्सन को बचाने, आदिवासियों को सुरक्षा के लिए वहाँ पर एक बिल पास किया गया है, जो है रेफरेंडम हुआ है, उसमें एग्रीमेंट हो गया कि वह उसमें अमेजन के जंगलों में ऑयल ड्रिलिंग नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं पर्यावरण को न ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जो कि पूरे विश्व में इस बात के लिए कुख्यात है कि अपने फ़ायदे के लिए वो किसी हद तक जा सकता है, इसी के लिए उसने जो है अमेरिका से यूरोपियन यूनियन से अपने मेंबरशिप को इस्टेब्लिश किया था, फिर से उसे तोड़ करके ब्रेग्जिट के माध्यम से निकल गया। तो जो है ब्रिटेन जो है नॉर्थ सी में, जो कि एक्चुअल में जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है, उसके बीच में नॉर्थ सी पड़ता है, उसके बीच जो है वो ऑयल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं और वो ऑयल ड्रिलिंग जो होगा वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इसकी जो है बात कही है कि वो जो है इसका प्लान कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल और गैस वहाँ से निकाले जाएं। इस तरीके से देखा जा रहा है उनका मेन बात ये कहना है कि इससे ब्रिटेन को जो है एनर्जी के फील्ड में इंडिपेंडेंट बन जाएगा, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखने की बात नहीं हो रही है। और ऐसा इस आर्टिकल में साफ साफ कहा गया है कि उससे पर्यावरण के हमारे क्या क्या खतरे हैं। देखा जाए तो 1958 में जेनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन टू एस्टैब्लिश द rights of the countries over the continental shelf adjacent to their coastline and paved the way for exploration in the North Sea। तो एक्चुअल में ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाते हैं। तो जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, 1958 में ही कन्वेंशन बन गया, कानून बन गया। उसमें कहा कि कोई भी कंट्री जिसके अगर जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई भी मिनरल्स है तो उसका एक्सप्लोरेशन कर सकता है। इसी ट्रीटी का प्रयोग करते हुए 1964 में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट को भी पास कर दिया, जो कि प्रोवाइड करता है, उस एक्ट की प्रोविज़न है कि ब्रिटेन जो है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट शेल्फ बेस्ड ऑन 1958 कन्वेंशन वो उस प्रोविज़न के तहत करेगा। और यूनाइटेड किंगडम ने शुरू भी किया था, वहाँ की एक जो है कंपनी है ब्रिटेन पेट्रोलियम, उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसने 1964 के सितंबर में ये काम शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर नॉर्थ सी में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की भी डिस्कवर की है। 1970 में उसने पहली बार कमर्शियल तौर पर जो है वहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया व्यापक स्तर पर। लेकिन देखा जाए तो 1999 तक उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और 1,37,099 टन क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन वहाँ पर जो है समुद्र में एक्सप्लोरेशन करना काफ़ी टफ भी होता है और ये परिस्थिति रही कि 2022 में उसका जो 1,37,099 टन से घट करके मात्र 38,37 टन हो गया। अब इससे जो है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल NRDC ने जो है असेसमेंट किया है, पाया है कि जो ऑफशोर ड्रिलिंग होंगे, ऑफशोर का मतलब समुद्र में, ऑनशोर का मतलब तट पर, यानी जो हम समुद्र अपने देश के अंदर कोई या ज़मीन पर कोई ड्रिलिंग करते हैं, कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसे ऑनशोर कहते हैं। और अगर पानी में करते हैं तट से दूर समुद्र में तो उसे ऑफशोर कहते हैं। तो ऑफशोर ड्रिलिंग पुट्स वर्कर, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ एट रिस्क। तो जो अमेरिका की एजेंसी है NRDC, उसने कहा है कि जो भी ऑफशोर ड्रिलिंग होगी उससे पहली बात तो वर्कर के जान को खतरा हुआ, पानी वहाँ पर दूषित होगा चाहे कोई कितना भी मशीन लगा ले, और जो वहाँ पर समुद्री जीव हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिससे ड्रिलिंग होगी तो वहाँ से कुछ न कुछ तेल फैले जाते हैं जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत खतरा है, और साथ ही साथ इससे सी लेवल के राइज होने का भी खतरा
बना रहेगा तो जो ऑफशोर ड्रिलिंग है वो बेहद जो है सही नहीं है, हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए डायरेक्ट खतरा है, और साथ ही जो कोरल रीफ पाए जाते हैं उनके लिए भी बेहद ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जो कुछ सेलफिश पाए जाते हैं, मरीन इकोसिस्टम है, उनको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन झेलना पड़ेगा, और एसिडिक जो वाटर एसिडिक हो जाएगा, जिससे भी हम जानते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन हो ही रहा है, जो कि बहुत बड़ा समस्या होगा। व्हाट अबाउट क्लाइमेट कमिटमेंट? ब्रिटेन ने जो कमिटमेंट किए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट मार्च 2030 में, उसने एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिया क्लाइमेट चेंज कमेटी, उसने जो है कमेटी बना ली है। उन लोगों ने कहा कि यूके हैज़ नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज अंडर सेकंड नेशनल एडाप्शन प्रोग्राम। ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई क्लाइमेट चेंज कमेटी, उसने स्वयं कहा कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम स्वयं तैयार नहीं है कि वो नेशनल एडाप्शन प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर सके। और एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पर्यावरण के लिए जो भी काम किए गए हैं, वो जो उन्होंने वादे किए हैं कि हम अपने आप को, देश को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, अगर इस दिशा में काम करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल देश तो नहीं बन पाएगा। यूकेज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड लॉन्ग टर्म टारगेट डू नॉट रिप्रेजेंट ए फेयर शेयर ऑफ द ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ के कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ब्रिटेन के लिए बनाए गए हैं, उसमें उसका फेयर शेयर नहीं दिखता है। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, किसी का भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो सब उसमें एग्री ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत पेमेंट करना पड़ेगा। और इस तरीके से देखते हैं जैसे ही वो ऑयल और गैस के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है नए लाइसेंस जारी करेगा, तो जो 1.5 डिग्री पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था, जो UNFCCC के पेरिस एग्रीमेंट में, कि हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना चाहिए, उसको देखा जाए तो वो उसको अचीव करना संभव नहीं है। तो ये था आज का करंट अफेयर डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज 22 अगस्त को इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो मोटिवेटेड होकर के बनाएंगे। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों को फॉरवर्ड भी करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।